कि हम भौतिक भूगोल विषय को देख रहे हैं। आज हमारा भौतिक भूगोल में व्याख्यान श्रृंखला 22 है और इस 22वें के अंतर्गत हम भूपटल की परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अंतर्जात शक्तियाँ तथा बाह्यजात शक्तियाँ। अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि दीर्घकालिक शक्तियाँ तथा आकस्मिक शक्तियाँ आती हैं और दीर्घकालिक शक्तियों में महादेशजनक शक्तियाँ तथा पर्वत निर्माणकारी शक्ति। फिर पर्वत निर्माणकारी शक्ति के अंतर्गत भी हमने देखा था कि तनाव संपीड़न और क्रिस्टल फ्रैक्चर तथा क्रिस्टल बैंडिंग इसके अंतर्गत आता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम अपना जो व्याख्यान है उस व्याख्यान के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार के जो वलन हैं उन वलनों की श्रृंखला को हम देख रहे हैं। उस वलन के अंतर्गत में हम अब तक वर्तमान में जो वलन के प्रकार हैं उनके वलन के प्रकार में हम समवित वलन, असमवित वलन, एकनति वलन, अधिक वलन तथा हम इसमें समनत वलन और परिकलन वलन और अधिशप्त वलन को देख चुके हैं। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे पंखाकार वलन। जैसा कि आपको पता है कि पंखाकार वलन का निर्माण विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की विभिन्नता के कारण विशाल पैमाने पर अपनति के अंतर्गत कई छोटी मोटी अपनतियाँ तथा अभिनतियों का निर्माण होता है। ऐसी आकृति को सम अपनति या समअपनति भी कहते हैं। इसी प्रकार असमान संपीड़न के कारण जब वृहद अभिनीति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अभिनीतियाँ बन जाती है तो उसे वृहद अभिनीति या समनिभिति कहते हैं। ऐसी आकृति की तुलना पंखों से की जाती है। इनके मोड़ों पर वलन को पंखाकार वलन कहते हैं। संपीड़न तेज और जब बार बार होने से ये वलन जो है वो कई प्रकार से मुड़ जाता है और मुड़ने होने के कारण से मेहराब के जैसे ये उठ जाता है। उसके दोनों और यानी दाएं बाएं मोड़ बाहर की ओर फैल जाते हैं तो उनका समस्त बाहरी भाग बाह्य शक्तियों द्वारा अपर्दित होने लगता है। कालांतर में समस्त आकृति एक कोणीय पहाड़ी जैसी लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जमशेदपुर की पंखाकार वलन ऐसी ही रचना है जो घिस घिस कर ऊबड़ खाबड़ बन गई है। जैसे कि आपको पता है कि वलन से वलित पर्वत मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है और जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्र में अपनति का शेष भाग अभिनीति की अपेक्षा दुर्बल हुआ करता है क्योंकि वह निर्माण का तनाव क्षेत्र होता है। नदियाँ इस क्षेत्र को आसानी से अपर्दित कर घाटियाँ बना डालती है जिसे अपनतिक घाटियाँ या एंटीक्लिनल वैलीज भी कहते हैं। अतः इसके बाद में हम इसी के अंतर्गत में जो वलन के प्रकारों के अंतर्गत हम अगर दूसरा जो पॉइंट देखेंगे वो उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे पास में ये जैसे कि आपके चित्र के सामने देख रहे हैं कि जो अपनतिक घाटियों का विकास है वो कैसे हो रहा है, उसके हमने चित्र द्वारा हम दिखा रखा है। उसके बाद में कटक का निर्माण किस रूप में हो रहा है और किस प्रकार से ये फोल्ड के ऊपर फोल्ड हो रहे हैं, नापे का निर्माण होता है, वो भी इसके अंतर्गत देख रहे हैं। अभी इसी के अंतर्गत में हम अब जो इसका दूसरा जो प्रमुख भाग है जिसे गिरवा खंड या नापे कहते हैं। जो नाप है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेजपोश यानी टेबल क्लॉथ। जिस प्रकार मेज से अलग कोई चीज़ है उसी प्रकार ग्रीवा खंड की शैलें भी अपने नीचे की शैलों से अलग होती हैं। ग्रीवा खंड है तीव्र संचलन तथा संपीड़न का परिणाम है। तीव्र संपीड़न के कारण वलन की भुजा अत्यधिक मुड़ने से टूट जाती है तथा निचली परत ऊपर की ओर आ जाती है। इस तरह वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के जारी रहने के कारण से वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर एक अन्य चट्टान पर चढ़ जाती है। इस प्रकार चट्टानों में साम्यता नहीं रहती है। अतः उपयुक्त दशाओं में वलन की एक भुजा टूटकर दूसरी भुजा पर चढ़ जाती है तो उसे हम ग्रीवा खंड कहते हैं। नापे के उदाहरण के रूप में जो मुख्यतः वलित पर्वतों में पाए जाते हैं जैसे आल्प्स, यूरोप के अंदर में आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उनमें हेल्वेरिक पिनाइन पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्राइड है, डिवोराइड है, नापे के प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार से भारत के अंदर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में कश्मीर,
शिमला, गढ़वाल और कुमायूं में नापे के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। कश्मीर अपने आप में संपूर्ण घाटी एक नापे का प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार नापे भूपटल पर जटिल मोड का प्रतिरूप है। पूर्वी तथा मध्य नेपाल में भी जटिल मोड पाए जाते हैं। यूरोप के आल्प्स में तो नापे के ऊपर एक दूसरे नापे आरोपित हो जाने से इनकी संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो इसका जो प्रमुख और प्रकार है जो इसके अंतर्गत में भ्रंशन जो है वो इसका प्रमुख प्रकार होता है, जो हमारे को विभिन्न प्रवलनों के अलावा हमको जो संवलन है हमने देखा, उसके बाद वलन देखा, वलन के बाद तीसरी दशा में हम भ्रंशन को देखते हैं। भ्रंशन जैसा कि फॉल्टिंग यानी कि इसके अंतर्गत शक्तियों का के पर्वत निर्माणकारी गतियों से भ्रंशन क्रिया तीसरी प्रमुख स्थलाकृतिक उदाहरण है। यानी कि जो अंतर्जात शक्तियां हैं उनके द्वारा पर्वत निर्माणकारी जो गतियां हैं उसमें भ्रंशन, वलन और संवलन के बाद में आपका तीसरा प्रमुख प्रकार है। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूखंड में अत्यधिक तनाव व संपीड़न होने से चट्टान का स्थानांतरण हो जाता है। तनाव की सामान्य शक्ति होने पर केवल दरार, चटकन तथा अधिक होने पर शैल स्तरों में विभंग उत्पन्न होते हैं। तनाव मूलक संचलन के अत्यधिक तीव्र होने पर विभंग तक के सहारे बड़े बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के कारण भ्रंश उत्पन्न होते हैं। भ्रंश उत्पन्न करने वाले संचलन क्षैतिज, लंबवत, वृत्ताकार किसी भी दिशा में हो सकते हैं। भ्रंश वास्तव में भूपटल के कमजोर क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जिनके सहारे दीर्घकाल तक संचलन होता है। आर्थर होम्स के अनुसार भ्रंश वह विभाजित धरातल है जिसके विपरीत शैलें सापेक्षिक रूप से ऊपर नीचे हो गई हैं। अतः पृथ्वी पर एक भ्रंश एक विदर या दरार होता है और इस दरार होता है जिसके सहारे एक और का भाग दूसरे की अपेक्षा विपरीत दिशा में सरक जाता है और भ्रंश बनता है। भ्रंश बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने के कारण से प्रादेशिक तनाव का अंतिम परिणाम है। अधिकांश भ्रंश तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका विस्तार तनाव की शक्ति पर निर्भर करता है। भ्रंश की चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। संचलन की दिशा तथा शक्ति के आधार पर भ्रंश के कई प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें हम सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रम, नतिलम, तिर्यक भ्रंश इत्यादि भी कहते हैं। इन भ्रंशों को हमने विस्तार से इसके अंतर्गत में यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित कर रखा है। इसी प्रकार से भ्रंश के जो से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। स्थलाकृतियों के निर्माण के अंतर्गत में जो सबसे बड़ी बात जो आती है वो आता है इसके अंतर्गत में भ्रंश के कगार या क्लिफ, फॉल्ट स्कार्प या क्लिफ। जो भ्रंश तनाव द्वारा चट्टान का एक भाग ऊपर उठ जाता है, नीचे धस जाता है, जिसके एक और ढाल किनारे वाला पर्वत जैसा बन जाता है, तो उसे कगार भ्रंश कहते हैं। भारत का संपूर्ण पश्चिमी घाट का किनारा जो है खड़ा भाग भ्रंश कगार का ही हिस्सा है, क्योंकि करोड़ों वर्षों में दक्षिण का पठार अत्यधिक चौड़ाई में दूर पश्चिम तक फैला था, परंतु महाद्वीप विस्थापन के समय पश्चिमी वर्ती भाग एक विशाल दरार के सहारे टूट गया, नीचे सबमर्ज हो गया। इसलिए पश्चिमी घाट के समुद्र के ढाल को भ्रंश कगार भी कहते हैं। इसी कारण से मानसून की हवाएं बड़ी तेजी से चढ़ाकर पश्चिमी घाट पर वर्षा भी करती हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें कि ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्तर पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं, तो इसके अंतर्गत इसे जर्मन भाषा में हॉर्स्ट पर्वत भी कहा जाता है। जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं और मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं, तो मध्य भाग अवरोध की भांति खड़ा रहता है। इसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। इसी प्रकार अगल बगल का भाग स्थिर रहे, बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। यूरोप में वॉशेज, ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्स ब्लॉक, संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशचॉट श्रेणी एंड सीरिया नवादा और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और एशिया में कोरिया प्रायद्वीप भी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख भ्रंश का प्रकार है वो ग्राबेन है। ग्राबेन जर्मनी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ लंबाकार सक्रिय द्रोणी होता है।
जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच में नीचे धंसा हुआ भाग होता है। रिफ्ट घाटी तथा ग्राबेन को कई भूगोलवेत्ता समान मानते हैं, परंतु अपेक्षाकृत ग्राबेन एक सकड़ी छोटी रिफ्ट घाटी का रूप होता है। लाल सागर एक ग्राबेन का उदाहरण है, जिस अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग कर दिया है। वर्तमान में रिफ्ट घाटी तथा ग्राबेन को समानार्थक मानते हैं तथा अलग अलग भागों में इसे रिफ्ट या ग्राबेन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से चौथा जो प्रमुख प्रकार है भ्रंश का, वो रिफ्ट घाटी है। ये भ्रंश क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा करती है। दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर लंबाई के सारे तक इस तरह पड़ते हैं जैसे बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी अपेक्षाकृत लंबी सकड़ी अधिक गहरी होती हैं। इसके दोनों किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। रिफ्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब बीच का भाग स्थिर रहे, अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाए। रिफ्ट घाटी का निर्माण भूपटल पर दुर्बलता वाले क्षेत्रों में होता है। इसका प्रमुख उदाहरण पूर्वी अफ्रीका के समानांतर भ्रंशों के बीच में से भूखंड नीचे धंस गए। अफ्रीका में तो कई रिफ्ट घाटियों का क्रम 9,700 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो लाल सागर के उत्तरी भाग से आरंभ होकर इथोपिया व पूर्वी अफ्रीका में होकर दक्षिणी अफ्रीका में नेटाल प्रांत तक चला गया है। कुछ क्षेत्रों की रिफ्ट घाटी में पानी भर जाने के कारण महान लंबाकार झीलों का निर्माण हो गया है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी के लाल सागर में जम्बेजी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। भारत में भी जैसा कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो हैं वो नदियां रिफ्ट घाटी के कारण से इसमें बहती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में विभिन्न जो परिवर्तन करने वाली बल हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार की भौतिक स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, जो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जिनका अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है।